नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत की मृदा यानी इंडियन सोइल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और गुना के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप आए हमारे इस नए प्लेटफॉर्म को डेमो के रूप में बैठ कर देखें और आगे बढ़ते हैं। भारत की मृदा, सोइल ऑफ इंडिया के बारे में हम चर्चा करते हैं कि मिट्टी क्या होती। तो मिट्टी क्या है? मृदा की सबसे ऊपरी परत या पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को ही मिट्टी कहा जाता है। ये जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सबसे पहले क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। इतनी सी इसकी परिभाषा है कि मृदा क्या है। तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत होती है। बस। मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो मृदा निर्माण कैसे होता है भाई? चट्टानों से टूट कर ही मृदा बनती है, मिट्टी बनती है। ये जो चट्टान है, इन्हें आप देख रहे होंगे, ये चट्टानें आपस में टकराई होंगी। आपस में टकराने के बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइडेड हो जाती हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे कंकड़ बने होंगे। आगे चल के इनमें और पेड़ पौधे या फिर उनका मटेरियल मिला होगा। आगे चल के ये सारी प्रोसेस बड़ी होगी और फिर ये मिट्टी का रूप ले लेती है। मृदा निर्माण कैसे होता है? मृदा निर्माण एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है हुआ है, जिसमें अपक्षय से कहा जाता है। अपक्षय का मतलब होता है किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर जाकर गिर जाना। उसके बाद ये छोटे छोटे कंकड़ आगे बह गए होंगे, वहां से इसमें पेड़ पौधों के अवशेष आकर के मिल गए होंगे। इस तरीके से मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई कि पृथ्वी की सबसे ऊपर की मुलायम परत मृदा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सोइल इरोजन क्या होता है, यानी कि मृदा का अपरदन क्या होता है। देखिए, जब मिट्टी अपने स्थान से बह करके कहीं और चली जाती है, उसे कहते हैं मृदा का अपरदन, यानी कि सॉइल इरोजन। अब बह क्यों जाती है? कई कारण होते हैं बहने के। जैसे कि हवा के कारण बह जाए, या फिर पानी के कारण बह जाए, या फिर मानवीय क्रियाओं, ह्यूमन नेचर की वजह से बह जाए। व्यक्ति नहीं, कोई मिट्टी भवन बना रहे हो या फिर पानी को बहा दिया हो ज़्यादा, तो भी यह मिट्टी बह जाती है। तो ये आप जो इमेज देख रहे होंगे, ये है मृदा का अपरदन, सोइल इरोजन। और अगर कोई नदी ऐसा करती है, तो आप नदी का आप देखिए, वो इस तरीके का मिट्टी का कटाव करती चली जाती है। इसी को कहते हैं सोइल इरोजन। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है मिट्टी के लिए, जो प्रकृति के लिए भी नुकसानदेह होता है। के बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत में कितने प्रकार की मृदा होती है, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, इसे तय करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम है आईसीएआर। आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसने हमें बताया कि 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी? एक होती है जलोढ़ मिट्टी, एलोवियल सॉइल। के बाद आती है काली मिट्टी। फिर आती है लाल पीली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, डिजर्ट सोइल, और लेटराइट मिट्टी, कीट एवं दलदली मिट्टी, और फिर आती है खारी एवं क्षारीय मिट्टी। इस तरीके से 8 मिट्टियां हमारे भारत में पाई जाती हैं, जिन्हें आप इस मैप के जरिए भी देख सकते हैं। कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहली जो मिट्टी आती है वो है जलोढ़ मिट्टी, कहा जाता है एलुवियल सोइल। ये जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है, और ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। आप इस मैप को गौर से देखिए। इस मैप में जो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, यही जलोढ़ मिट्टी है। ये उत्तर के विशाल मैदान और पूर्वी क्षेत्र में आपको दिख रही होगी। पठारी क्षेत्र में यहाँ तक की ये पूरी जलोढ़ मिट्टी है। तो ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा बहा कर लेकर, अवसादों को बहा कर लेके आती है नदी, इसी से इसका निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी का। अब जलोढ़ मिट्टी में हमें दो तरह की मिट्टियां और पढ़नी होती है। जलोढ़ मिट्टी के ही दो प्रकार हैं। एक होती है बांगर मिट्टी और दूसरी होती है खादर मिट्टी। बांगर और खादर, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन बांगर और खादर से ही आते हैं कि ये दोनों किसका रूप है। तो ये जलोढ़ मिट्टी का ही रूप है। ये होती क्या है ये एक्चुअल में आप समझिए। बांगर मिट्टी वह मिट्टी होती है जिस पर वर्षा का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है, या बाढ़ का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। यह मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तो दूसरी होती है खादर मिट्टी, जिसमें वर्षा का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है,
या फिर नदियां उस मिट्टी को अपने साथ ले करके कहीं और चली जाती हैं, वह मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। आप इस नदी के किनारे को देखिए, इससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। इस नदी में जो मिट्टी इस साइड की है ये आपकी बांगर मिट्टी कहलाएगी, और जो नदी के बिल्कुल किनारे के साइड वाली मिट्टी है जिसका कटाव भी हो रहा होगा, ये मिट्टी आपकी खादर मिट्टी कहलाएगी। यह है खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। जब भी नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी प्रति वर्ष जब यहाँ पहुंच जाता है, इस एरिया में ज़्यादातर नहीं पहुंचता है, जब नदी में बाढ़ आती है तो इस एरिया में पानी ज़्यादातर पहुंच जाता है, और ये मिट्टी कहलाती है खादर मिट्टी। तो दूसरी ओर आप देख रहे होंगे इसमें प्रतिवर्ष पानी नहीं पहुंचता है, ये वाली मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी। खादर और बांगर में यही अंतर है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? मैंने आपको बताया नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हमें यही बताई गई है कि ये मिट्टी सबसे अत्यधिक उपजाऊ होती है खेती के लिए। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन और तिलहन फसलें होती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में ये मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है दूसरी मिट्टी जिसका नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगूर शब्द जो है वो एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब होता है उपजाऊ काली मिट्टी। ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, और महाराष्ट्र में काली मिट्टी से ही कपास का उत्पादन होता है, इसलिए इसका तीसरा नाम क्या है? कपासीय मिट्टी। एक तो इसे कहा जाता है काली मिट्टी, दूसरा इसे कहा जाता है रेगूर मिट्टी, और तीसरा इसे कहा जाता है कपासीय मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। ये मिट्टी भारत में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, यानी पूरे पूरे इंडिया के 16.6% भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में ये पाई जाती है। ये जो आप मैप देख रहे होंगे, इस मैप में आप देखिए काली मिट्टी का जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत के लगभग इस एरिया में है, यहाँ पर आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। तो किसकी खेती अधिक होती है? कपास की खेती अधिक होती है, कारण इसे कपासीय मृदा कहते हैं। काली मिट्टी की और भी विशेषता है। इसमें एक विशेषता यह है कि काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? तो इसमें लोहे की अधिकता होती है। पूछा यही जाता है काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट जैसे इसका रंग काला होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। काली मिट्टी पानी को अधिक सोख सकती है, पानी के जल धारण क्षमता इसकी बहुत अधिक है, उपजाऊ भी होती है। इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। बाकी की चीजें यही हैं कि प्रमुख फसलें क्या क्या हैं? तो कपास, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिलहन, चना और सोयाबीन, ये इस मिट्टी में बोई जा सकती हैं। इसके बाद ये कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन के पठारी क्षेत्र में ये पाई जाती है। अगली मिट्टी की ओर बढ़ते हैं। अगली मिट्टी आती है लाल पीली। अब ये लाल मिट्टी के साथ ही थोड़ी अंशता पीली मिट्टी भी पाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है लाल पीली मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण मुख्यतः नीस या ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। ये मिट्टी कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.6% भाग पर पाई जाती है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा और बाकी के छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल। आपसे बस ये पूछा जाएगा कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का लाल लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी कम होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप इस मैप में देखिए तो ये लाल मिट्टी जो लाल रंग से शो करी गई है वो लाल मिट्टी है। इसी में अंशतः छोटे छोटे जो पीले कलर से शो की गई है वो पीली मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं अगली मिट्टी की ओर। फिर आती है पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ों में पाई जाने वाली मिट्टी पहाड़ी मिट्टी कहलाती है। इसे वनीय मृदा भी कहते हैं, यानी कि वनों में भी यही मिट्टी पाई जाती है। इसे पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी की खासियत यह है कि यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है, यानी कि इस पूरे पहाड़ पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं और उन सीढ़ियों पर खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती इसमें होती है।
और इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो इसमें सेब, नाशपाती, अंगूर, चाय, मसाले, आलू, मक्का, इस टाइप की बोई जाती हैं। पहाड़ी मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये ढलानों पर पाई जाती है। मृदा अपरदन से ये ज़्यादा प्रभावित, यहाँ मिट्टी का कटाव भी बहुत ज़्यादा होता होगा। ये जो आप मैप में देख रहे हैं ग्रीन कलर का, और यहाँ पर ये पूरी मिट्टी जो है ये पहाड़ी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में ये पाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर कम बारिश होती है। तो संभवतः कम बारिश तो थार के मरुस्थल में होती होगी, तो ये मैप में जो थार का मरुस्थल दिया हुआ है, इस वाले इलाके में ही मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि कम उपजाऊ होती है और यहाँ पर रेतीले कण पाए जाते हैं, रेत ही रेत भरी होगी पूरे में। इस तरीके की मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी कहलाती है। आपसे बस इतना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मरुस्थलीय मिट्टी की क्या पहचान है? वे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, हरियाणा, पंजाब के शुष्क भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो बाजरा, ज्वार, ग्वार, खजूर, चना और मूंगफली यहाँ की फसलें हैं प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है लेटेराइट मिट्टी, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कई क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है, लेटेराइट मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, और दूसरा जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी इस तरीके की मिट्टी होती है, इसे हम हमारी लोकल भाषा में मुरम कह सकते हैं। मुरम ये 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लेटेराइट मिट्टी में ही कौन सी फसल होती है? चाय की खेती। टी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी में होता है। मिट्टी लाल भूरे रंग की होती है और इसकी उर्वरता प्राकृतिक रूप से कम होती है। इसमें और भी फसलें बोई जा सकती हैं, जैसे काजू, चाय, कॉफी, रबर, नारियल, अनानास और चावल। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आप मैप में देख रहे होंगे तो ये सारी मैप में जो मिट्टी बताई गई है, ये लेटेराइट मिट्टी का ही दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली मिट्टी आती है खारी एवं क्षारीय मिट्टी या फिर लवणीय मिट्टी। इस मिट्टी की पहचान ये है कि ये मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर पानी की निकासी नहीं हो पाती है। एक बार वहां पानी भर जाता है तो फिर वो पानी निकल नहीं पाता, और वही पानी फिर जम जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाएगी जहाँ पर चावल की खेती अधिक हो रही होगी, या फिर जहाँ पर पानी की निकासी नहीं हो पाती, ऐसी जगह पर यह मिट्टी पाई जाती है। खारी एवं क्षारीय मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सॉल्ट और सोडियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी को अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है, जहां से हमें क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश में इसी मिट्टी को रेह या ऊसर कहा जाता है, क्वेश्चन आता है। इसके बाद है हरियाणा में इसे थूर या कल्लर कहा जाता है। केरल में इसे कारी, बिहार में चौपन, गुजरात में खार कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं मैप में, ये है हमारी लवणीय मिट्टी या फिर खारी या क्षारीय मिट्टी। ये पूरे मैप में आप छिटपिट छिटपिट जितनी भी चीजें देख रहे होंगे, ये ब्लैक कलर की, ये सारी मृदा कौन सी है? यही है खारी और क्षारीय मिट्टी, जो जल निकासी नहीं हो पाने के कारण पाई जाती है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।